उसकी ब्रीफ हम एक बार देख लेते हैं ब्रीफिंग में। बीच में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की भी लॉन्ग क्लास लगाएंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास डेली 10-15 मिनट कम रह जाते हैं, तो वो फिर एक साथ ही कर लेंगे कवर। हमने इनकम मेथड को समझा था, अगर याद होगा, सीओई क्या था वो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लास्ट क्लास में सब लोग प्रेजेंट थे ना, तभी समझ आएगा आज का लेक्चर, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी ऑन गोइंग है। लास्ट क्लास में हमने न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, आज उसका सेकंड लेक्चर है। तो जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, जैसे आप देख लेना, अभी तो लगा लो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग देख के आपको सब समझ आ जाएगा। दूसरा था ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा था, याद है सबको, इस पे बहुत डिटेल में बात हुई थी हमारी, क्योंकि थ्योरी है तो बहुत डिटेल में एक बार डिस्कशन होते हैं तो हमारे माइंड में एक बैकअप सा रेडी हो जाता है, फिर बाद में हम उसको पढ़ते रहेंगे। दोनों आगे आ जाओ यहाँ पे, फर्स्ट सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, जैसे हम तीनों को ऐड करेंगे, हमारी कंट्री की क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। और डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। यहां तक हमने फाइनली कर लिया था, लेकिन हमारा टारगेट नेशनल इनकम निकालने का है किसी भी मेथड से। आज हम सेकंड मेथड भी करेंगे। तो एक चीज हमेशा ऐड होगी बाद में हर मेथड में, लास्ट में जाके, उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं, फ्रॉम अब्रोड, फ्रॉम अब्रोड। और इसको हम शॉर्टकट में बोला करेंगे एन एफ आई ए, एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो हम इन तीनों पे बात कर चुके हैं, और थ्योरी में हम डोमेस्टिक इनकम पे भी बात कर चुके हैं। इस पे बात करनी रहेगी थी तो वो आज करते हैं पहले इसके ऊपर ना। और ये कॉमन रहेगा हर एक मेथड में, कि लास्ट में जाके हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं वो क्या होता है। सपोज हम इंडिया में हैं, और इंडिया जहां तक है वो भी इंडिया है, नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जोग्राफिकल टेरिटरी तो है ही है, प्लस जहां तक इंडिया की ऑपरेशंस हैं, जहां तक इंडिया की ऑपरेशंस हैं वहां तक भी इंडिया है। तो टोटल मिला के हम बोलते हैं कि यहां तक हमारा इंडिया है, जिसको बोलते हैं कौन सी टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी। आपको कहीं भी बैठ जाओ, कोई चक्कर नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए बुक्स वगैरह, जहाँ स्पेस है बैठ। इंडिया की ऑपरेशंस जहां तक हैं, जहां तक हमारी इंडिया की ऑपरेशंस हैं वहां तक हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब मान लो इसमें, अब मान लो वहां तक इंडिया और इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पॉइंट सामने समझ आ गया। अब इसके बाहर जो एरिया है,
इसके बाहर जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी का नाम क्या है, अब्रॉड है। अब हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अब्रॉड या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्या होता है। पहली बात तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर का जो सीन है वो क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। चीजें बुक्स में लिखी हुई हैं और उनको हमें प्रैक्टिकली समझना है। यहाँ देखिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सिंगापुर एयरपोर्ट पे जब हमारी फ्लाइट लैंड करती है तो हम एयरपोर्ट के अंदर घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एयरपोर्ट तक हमारा क्या है, डोमेस्टिक, क्योंकि हमें सिंगापुर का वीजा नहीं मिला। आपको ऑस्ट्रेलिया का मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, पर सिंगापुर का नहीं मिला। मैं अपना ही एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, जब अपनी बात कोट करते हैं तो उसमें ज्यादा रियलिटी आ जाती है। तो जब तक मेरे पास सिंगापुर का वीजा नहीं था मुझे उन्होंने सिंगापुर देखने तक नहीं दिया। मैं क्या देख तो लूं, एक मिनट कैसा दिखता है, कितने मतलब ही नहीं, एयरपोर्ट देख लो बस जो है। एयरपोर्ट के बाहर वो तो बहुत दूर है एंड उसका जो एग्जिट है वहां तक तो मतलब ही ना पहुंच जाओ, सिक्योरिटी सिस्टम इतना वहां पे होता है। तो वो कहते हैं सर अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहो, इंडिया से फ्लाई करो जहां मर्जी घूमो, डोमेस्टिक टेरिटरी आपकी। सिंगापुर आपके लिए क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। हाँ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जाना है तो वीजा लेके आओ, चले जाना। तो अब क्या होता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमारे इंडिया में, मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया मतलब इंडिया नहीं क्या है, क्योंकि इंडिया मतलब तुम इंडिया लोगे तो फिर तुम बहुत लिमिटेड हो जाओगे। तुम ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात करोगे, इंडिया का मैप ले आओगे, है ना, या तुम इंडियन बन जाओगे, सिटीजन बन जाओगे। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी समझा चुकी है आपको, तभी उस पर टाइम लगाया हमने। अब यहां से यहां, यहां से देखिए, और यहां से यहां जो भी फैक्टर इनकम ट्रेवल करेगी उसका नाम है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड। फ्रॉम और टू में से एक वर्ड यूज किया जाता है, या तो फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड। अच्छा तो फैक्टर इनकम कौन सी होती है वो तो सबको पता है, डे वन से लेक्चर चल रहा है। यहाँ देखो सब सामने डे वन से लेक्चर चल रहा है। 4 तरह की फैक्टर इनकम है बेटा, कौन सी, ये 4 हमारी फैक्टर इनकम्स हैं जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इंडिया में आती है। आती बहुत कम है, जाती बहुत ज्यादा है। तो मैंने ज्यादा बड़ा बनाया ये ऐसे एरो। रेंट जाता है, इंटरेस्ट जाता है, प्रॉफिट जाता है, वेजेस एंड चल जाती है। अब इसको समझते कैसे, फिर थ्योरी में मैं आपको बोल दूंगा यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, फिर आप उसको रीड करके देखना। इन सब चीज़ों की थ्योरी कोई नहीं आती एग्जाम में, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट है ये। पहले रेंट की बात करते हैं। सपोज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का कोई कंपनी, ब्रांच, कोई एम्बेसी इंडिया में आता है जिसको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। अगर तो वो इंडिया में आकर रहने लग गया 1 साल तक, फिर तो इंडिया की क्या बन गया, डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर तो बन गया, फिर तो वो इंडिया का क्या बन गया, रेजिडेंट। पर मान लो वो इंडिया में रहते हुए भी हमारे लिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। जैसे आपको पता है आईएमएफ का ब्रांच हो, वर्ल्ड बैंक का ब्रांच हो, या ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इंडिया में हो। वो लोग जब इंडिया में रहेंगे तो लैंड या हाउस या फिर बिल्डिंग किसकी यूज करेंगे, इंडिया की। मान लो तुम्हारा शोरूम दिल्ली में है और वो किराए पे ले लिया, किसने, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने। हमारे ऐसे कितने शोरूम होंगे जो इंडियन सॉरी फॉरेन एम्बेसी यूज कर रही होगी दिल्ली में। तो किराया रेंट किसको मिलता है, इंडिया को, क्योंकि हमें डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। आता कहाँ से है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। तो वो भी तुम्हारी क्या बन गया, इनकम। और इसके अंदर जो रहता है उसे इंडियन नहीं कहते, उसे क्या बोलते हैं, रेजिडेंट। मतलब इंडियन या सिटीजन ऐसे नहीं बोलना, यू आर रेजिडेंट, क्योंकि तुम किसके अंदर रह रहे हो, डोमेस्टिक टेरिटरी के, इंडिया में नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जो इंडिया भी है। और इंडिया से बाहर जहां तक तुम्हारे शिप्स चलते हैं, फिशिंग करने जाते हो, वो सब एग्जाम्पल उस दिन का, ठीक है, एयरक्राफ्ट चलते हैं,
वहां तक सारा आपका क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसके बीच में तुम कहीं भी बैठे हो वो तुम्हें रेंट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वो जो डोमेस्टिक नहीं है बस। तो सिंगापुर एयरपोर्ट डोमेस्टिक है, उसके बाहर का एरिया क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। तो वहां से मुझे क्या आ रहा है, रेंट। इंटरेस्ट कैसे आएगा, अगर मैंने पैसा किसी फॉरेन की कंपनी में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। आप फॉरेन के किसी भी बैंक में पैसा डाल दो, वहां के किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, तो तुम्हें क्या आना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। शेयर्स पे प्रॉफिट आता है, और लोन या कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या आता है, इंटरेस्ट। वेजेस सैलरी, तुम फॉरेन की कोई कंपनी में जॉब करते हो जो तुम्हारे लिए क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। बेस्ट एग्जांपल है एम्बेसी हाउस, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, जापान की एम्बेसी, हर रशिया की एम्बेसी इंडिया में है। वहां पे जॉब कौन करते हैं, हम लोग, जॉब हमें मिलती है। क्योंकि क्या वो स्वीपर भी वहां से लेके आएंगे रशिया से, तो उनको स्वीपर, क्लीनर, रिसेप्शनिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, इवन मैनेजर तक, अकाउंटेंट तक कहाँ से लेने हैं, इंडिया से। तो हम इंडियंस को जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी कहाँ, रशियन एम्बेसी में, जो कि इंडिया में है। पर रशियन एम्बेसी इंडिया में रहकर भी हमारे लिए क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये एक्सेप्शनल राइट उसको मिल गया। बट ये सब थ्योरी में पढ़ा हुआ है हमने, और जिसने अच्छे से पढ़ा है बस वही इस टाइम आंसर दे पाएगा। रशिया का बैंक इंडिया में है, वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, वो क्या बन गया, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो मैं वो पेज अभी ओपन करता हूँ। हमने राधा बहुगुणा बुक का वो पेज पढ़ा था, जिसमें हमने बताना था कि क्या क्या डोमेस्टिक है। क्योंकि बैंक के पास कोई एक्सेप्शन राइट नहीं है, वो इंडिया में आकर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाते हैं। तो वो रशियन बैंक हो या फिर HDFC बैंक हो, एक ही बात है फिर। दोनों इंडिया की किसमें है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। लेकिन जो रशियन एम्बेसी है बेटा, रशियन एम्बेसी, रशियन आर्मी, रशियन डिप्लोमेट्स, कॉन्सुलेट्स, ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो इंडिया में रहकर IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, ये लोग जब इंडिया में रहते हैं सालों साल, तब तक, तब भी वो क्या रहते हैं, तभी क्या रहते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। दूसरा, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड तो है ही है। मैं 3 महीने के लिए जाया तो जॉब करने, तो मुझे सैलरी कहाँ से मिलेगी, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। मैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जाके जॉब कर सकता हूँ। तो 4 तरह की इनकम बेटा वहां से हमारे इंडिया में आती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस सैलरी। कितनी मूवीज हैं जो फॉरेनर्स इंडिया में आके बनाते हैं, बताइए, बहुत है ना। और इंडियन मूवीज कितनी बनती होंगी फॉरेन में, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट सारी। मतलब पंजाबी मूवी का भी आज की डेट में इतना स्टेटस है, हाँ वो उससे कम बात ही नहीं करते, है ना। तो कोई कोई मूवी होती है जो पूरी विलेज में जाके शूट करते हैं वो। इंडियन बाकी मूवीज तो बनती उधर है। तो मतलब क्या हो गया, अब फॉरेन की मूवीज लेकिन कम बनती है, मैंने बहुत कम देखी है। तो अगर थिएटर में 10 मूवीज है तो ऐसा मुझे वो लगता है कि इंडिया उनकी बेस्ट लोकेशन है। कंपेरेटिवली तो बहुत कम बनती है ना। कंपेरेटिवली कम है लेकिन है। वो लोग इंडिया में आते हैं, इंडिया की लोकेशंस में शूट करते हैं मूवीज, तो इंडिया को रेंटल मिलता है। मतलब इंडिया में जब फॉरेन का एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर आता है, तो इंडियन गवर्नमेंट से बोलता है कि मुझे आपकी इंडिया की इस लोकेशन को यूज करना है। मुझे मान लो कश्मीर को यूज करना है फॉर एग्जांपल, अच्छा जी, तो मुझे कश्मीर को यूज करना है, तो वो फिर कश्मीर की गवर्नमेंट को क्या देता है, रेंट। ऐसे हमारे इंडियन प्रोड्यूसर जाते हैं, तो बोलते जी हम कनाडा में आए हैं कि मूवी बनाएंगे एक। तो वो जितने भी चीज़ें यूज़ करते हैं, वहाँ के गुरुद्वारे को यूज़ करते हैं, रोड्स को यूज़ करते हैं, वहाँ की जेल के अंदर शूटिंग करते हैं। कि वो हमेशा एक आधे पंजाबी को पकड़ ही लेता है कैनेडियन पुलिस, हर मूवी ये दिखाते रहते हैं कि पकड़ा गया बंदा, ले गए जेल में। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा कि वो हर चीज का ना उनको क्या मिलता है, रेंट। ऐसे बहुत कुछ हो रहा है। 4 चीजें ही है लेकिन वो, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बिजनेस, सिंपल। तो वो लोग इंडिया में आके जॉब कर रहे हैं। जैसे कोई फॉरेन की मशीन तो नहीं इंडिया में मंगाई, जैसे लेजर आई होता ना, एक सर्जरी होती है। जैसे तुम्हें स्पेक्स नहीं पहननी, जैसे मुझे स्पेक्स नहीं पहननी, तो फिर एक लेजर आई सर्जरी होगी,
है ना, 40-50 हज़ार ले लेंगे मेरे से, 1 लाख ले लेंगे, मेरे स्पेक्स उतार देंगे, ठीक है ना। तो उस वो मशीन 5 करोड़ की आती है। एक सर्जन डॉक्टर भी चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं आप सोचे कि आप यही बिजनेस करेंगे, आपको सर्जन भी बनना पड़ेगा, एमएस भी बनना पड़ेगा। तो जो सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट है, वो 5 हमारे चंडीगढ़ में ऐसी 3 मशीन हैं, 3 डॉक्टर्स के पास है वो मशीन, 5-5 करोड़ की मशीन आती है। तो जब वो इंडिया में आती है तो इंडिया में इंस्टॉल होती है, ट्रेनिंग होती है, तो 2 या 3 महीने के लिए कंपनी का वहाँ से पूरा टीम आता है, वो आपको सारा सिखा के जाता है कैसे लेज़र ऑपरेशन करने हैं उस मशीन से। तो फिर यहाँ से उन्होंने पैसा कमाना है बाद में, चलो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, 5 करोड़ पूरे भी तो करने पहले। तो हर किसी का लेजर ऑपरेशन करिए जा रहे हैं, 50,000, 1 लाख करते करते पता नहीं कितने कर दिए, मशीन पूरी फ्री होगी उनकी अब तो मैं उसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो जो रशिया से मशीन आ रही है, इंडिया में इंस्टॉल होगी क्योंकि इंडिया में बनती है वो मशीन, तो यहाँ आकर वो 3 महीने लगा के जाते हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ को इंडिया से क्या मिलती है, सैलरी या वेजेस मिलती है, क्योंकि वो लोग ही इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मशीन को। इस तरह से इंडिया से कुछ अगर जाता है तो वो फिर हमारे इंडिया के इंजीनियर्स जाते हैं, वो लोग वहाँ जाके इंस्टॉल करके आते हैं। पर इंडिया की टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा है नहीं कि वो यहाँ से जाती हो मशीन वहाँ पे कोई। इस तरह से हम लोगों के पास रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस कम आ रहे हैं और हम लोगों से ज़्यादा ज़्यादा जा रहे हैं। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कैसे डिफरेंस बनेगा। अब देखो एक फॉर्मूला लिखा है बुक में, तो मेरा काम है उस एक वर्ड पे पूरा लेक्चर समझाना ताकि आपको याद ना करना पड़े, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ाने का मीनिंग ये होता है, आप लोग भी ट्यूशन सभी रखना चाहते हो कि सर बर्डन हमारा कम हो जाए, अगर घर जाके याद करना पड़े कोई फायदा नहीं। तो यहाँ से समझ के जाओ, फिर बस एक रीडिंग देनी है आपने। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आते लिखो सब लोग, यहाँ पे थे हम लास्ट क्लास में, याद होगा आपको, मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी। तो सीओई ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम तो ऐड करते हैं क्या बनता है, उससे आज बताऊंगा एनडीपीएट फैक्टर को क्यों बोलते हैं, तो एक बार लिख लिया आपने। फिर उसमें ऐड होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आंसर आएगा एन आई, हाँ आंसर आएगा एन आई, नेशनल इनकम, और जिस पे पहुंचना हमारा टारगेट है। अच्छा, जैसे एक स्टूडेंट कह रहा था सर नेशनल इनकम को भी लिखते हैं, लास्ट क्लास में रुका था कोई स्टूडेंट, मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में लिख दूंगा मैं, आज लिखना रह गया, टाइम हो गया था। एनडीपीएट फैक्टर को जैसे लिखा ना यहाँ पे, तो उसको भी लिखते हैं, उसको लिखते हैं एनएनपीएट एफसी, क्या लिखते हैं, एनएनपीएट एफसी, वो सिखाऊंगा आज मैं आपको कि कैसे लिखते हैं उसको, या सब कुछ सीख जाओगे, फॉर्मूला कैसे बनते हैं, एब्रीविएशन कैसे बनती है, आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लास तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ रह गया कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये सब समझ आ गया। डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर क्या है, बाहर की दुनिया जिसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, 3 नाम है इसके, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, एब्रोड या फॉरेन सेक्टर। अब उसका फॉर्मूला क्या है भाई, इतनी ब्रेक नहीं मिलेगी, तुम लोग जाते कहाँ हो ब्रेक में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का एक फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम, कौन सी है वो फैक्टर इनकम, बोलो, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेज एंड सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, जो हमें उनसे मिली वो हमारे लिए पॉजिटिव है। शेयर क्या लिखा मैंने, देखा आपने, कहाँ चले जाते हो, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, पेड टू अब्रोड, जब हम माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा, उस आंसर को बोलते हैं नेट। और वैसे भी नेट हमेशा 2 चीजों का डिफरेंस होता है, याद है ना, जैसे नेट प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, जहां भी नेट आएगा
वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा। तो नेट फैक्टर इनकम, अब मैं फ्रॉम लिखूं कि टू लिखूं? फ्रॉम के टू या टू? अगर पॉजिटिव ज्यादा है फ्रॉम, नेगेटिव ज्यादा तो टू। सिंपल बात है भाई। जो अगर ज्यादा आया है तो फ्रॉम ज्यादा है, टू कम है, तो आंसर फ्रॉम का आएगा। और अगर दिया ज्यादा है, इंडिया में तो हमें देते ज्यादा है, हम पे ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, तो अगर टू ज्यादा है और फ्रॉम कम है तो हमेशा आएगा टू अब्रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि हर मेथड के एंड पे ये प्लस होगा या माइनस होगा। किस बात पे डिपेंड है कि ये आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब एक और नई बात सीखनी है। ये तो हो गया क्लियर। अब प्लस करना है या माइनस करना है ये भी यहाँ पे डिपेंड करते हैं। फॉर्मूले में अकेला प्लस नहीं है। डोमेस्टिक इनकम में हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड है कि अगर फ्रॉम है, क्योंकि यहाँ तुमने निकाला था ना बेटा, ये तो भूल जाओ कि तुम खुद निकालोगे, तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें खुद निकालना नहीं है। कभी कभी निकाल लेंगे, अदरवाइज वो हमेशा आपको देंगे। जैसे मैं बोलता हूँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 रुपए, ऐसे दिया होगा 10 वो 10 मिलियन हो चाहे वो कुछ भी हो। अब इस 10 को प्लस करोगे या माइनस करोगे? प्लस, क्योंकि फ्रॉम है। अगर फ्रॉम है, ये थ्योरेटिकली भी से लिखना है, बाद में जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो रोज आपके सामने बातें आएंगी। अगर फ्रॉम अब्रॉड है तो प्लस करना है, और टू अब्रॉड है तो, क्योंकि नेट लिखा हुआ है, नेट का मतलब, नेट का मतलब, हाँ जी, नेट का मतलब दो चीजों का डिफरेंस हो चुका है। तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें करके दिया है। तुम्हें बस देखना कि फ्रॉम अब्रॉड है तो फॉर्मूले में प्लस है, टू अब्रॉड है तो माइनस। मैं करके दिखाता हूँ कैसे। मान लो मैंने इनकी फिगर्स लिख ली, सीओई 1000, ऑपरेटिंग सरप्लस 800, मिस इनकम 200। ये काम करना है फिर तो बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर 1000, 800, 200 को ऐड करना, आंसर आ गया, 3 नंबर मिल गया आपको। बहुत इजी होता है न्यूमेरिकल। बस ये होता है कि ऐड क्या क्या करना है। वो जानबूझ के 4-5 आइटम में फालतू देते हैं, हमें अपने हिसाब के आइटम को लेना होता है। 3 चाहिए मुझे, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, जिसपे लास्ट क्लास में पूरा एक 71 मिनट का लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था। 2000 आ गया ये। अब अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 रुपए है, फ्रॉम मतलब है अगर फ्रॉम, तो फॉर्मूले क्या है? प्लस। तो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी आएगी? 2000। पर अगर टू अब्रॉड है, आपने खुद से माइनस लगाना है। बाकी तो मैथमेटिक्स है आपका, और वो तो फिर क्या सिखाना कि कितना आंसर आएगा। यहाँ ध्यान दो बेटा, ये इसमें मत जाओ, कुछ नहीं होना कि हाँ मैंने भी 990 बोला था, वो तो मतलब कई लोग ही। इसमें ध्यान दो कि यहाँ प्लस किया कि माइनस किया है। अगर प्लस किया है तो क्योंकि फ्रॉम अब्रॉड है, वो कुछ बता रहे कि आया ज्यादा था, गया कम। अगर टू अब्रॉड है तो माइनस है, तो साइन प्लस का है या माइनस का, ये आपको एक बार खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैं और टफ करता हूँ। अब मैं एक वर्ड लिखता हूँ, टू अब्रॉड, ठीक है, और -10 अमाउंट दी है। अमाउंट पहले से -10 दी है, मतलब एक जो अमाउंट होती है ना वो जो 10 होगी। अच्छा अच्छा, अगर मैं बोलूँ तो मैथ्स में ऐसा होता है कि दो फिगर्स होते हैं, एक 10 और एक -10। क्या मैंने बताया आपको पहले से पता था कि एक 10 होते हैं और एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। तो आपको अमाउंट 10 भी दी हो सकती है और -10 भी, तो वो तो दी होगी, तो आपकी टेंशन नहीं है। अब फॉर्मूले में माइनस लगाओगे या प्लस लगाओगे बताओ? टू है बेटा, टू। हम तो माइनस ही लगाएंगे, और पहले से ये क्या दी है?
माइनस नहीं, तो मैं इस वाले माइनस की बात कर रहा हूँ, इस वाले माइनस की नहीं। जो फिगर दिया 10 रुपए, वो 10 भी हो सकता है और नेगेटिव 10 हो सकता है, वो मेरा थोड़ी टेंशन है, वो तो एग्जामिनर का टेंशन है। वो 10 रुपए देते हैं कि -10 देते हैं। मैंने तो फॉर्मूले की बात करनी है कि फॉर्मूले में +10 होगा या -10 होगा। तो अगर माइनस, अगर 2 अब्रोड है तो क्या होगा, माइनस। चलो मैंने 2 हटा दिया, क्या लिख दिया, फ्रॉम, तो फॉर्मूले में क्या हो गया, प्लस। आगे मत देखो, आपका मैथमेटिक्स है, कॉन्फिडेंस रखो, ट्रस्ट करो अपने आप पे, आपको आता है। प्लस माइनस, और अगर मैं फिर फ्रॉम हटा के 2 लगा दूं तो फॉर्मूले में माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये तो आंसर बदलता रहेगा। जो बदलता रहेगा उसको क्या देखना, जो स्टेबल है वो देखो, फॉर्मूला स्टेबल है। और वो ये कहता है, ये नेशनल इनकम काउंटिंग की जो फॉर्मूलाज है वो किसने बनाए बेटा, CSO ने बनाए हैं। CSO, नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ तुम्हें, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO बोलते हैं, जिसका काम है पूरी इंडिया की इनकम को काउंट करना। उनके पास सबका हिसाब है, उसके पास आपके पेरेंट्स की सैलरी का हिसाब भी है, मेरी इंस्टीट्यूट की इनकम का हिसाब भी है, सबका है। तो ये एजेंसी है एक, गवर्नमेंट एजेंसी, जिसके पास हर किसी की इनकम का हिसाब है, जो बोलती है कि इस साल की नेशनल इनकम इतनी है। तो CSO ने सारे मेथड बनाए हैं, तो उसकी जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज ज़्यादा मिलती है कि वो क्या डिसाइड करती है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है तो हमारा फॉर्मूला माइनस का बन जाता है, अगर फ्रॉम अब्रोड दिया तो प्लस का। आगे फिगर नेगेटिव होती है और पॉजिटिव भी, तो उसमें मत जाना। ठीक है, आपको जो अब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस या प्लस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मतलब जो अब दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, हैंड रख के। तो ये माइनस की बात कर रहा हूँ, जो फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस हो जाता है और प्लस भी। तो ये डिपेंड करेगा कि फ्रॉम अब्रोड है या टू अब्रोड। कभी कभी आपको निकालने को बोल देंगे, फिर तो बहुत बढ़िया है। जैसे मैं अभी आपका टेस्ट लेता हूँ, फ्रॉम अब्रोड 20, टू अब्रोड क्या आंसर आएगा, -7। फिर तूने खुद निकाला है, ठीक है। अब जब तूने खुद निकाला है, फिर तो बस -10 ही रखना है यहाँ पे, फिर आपको फॉर्मूले की बात नहीं करनी, फिर तो -10 है। फिर हमेशा हम फ्रॉम ही बोलेंगे, हमने तो फ्रॉम ही निकाला है, क्योंकि हम जब फॉर्मूला लगाएंगे, अब ये बात थोड़ी टेक्निकल हो जाती है, जब हम खुद निकाल लें तो हमें तो एक ही फॉर्मूला आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। उसका फॉर्मूला है, मैंने नीचे लिखा है देखो, यहाँ लिखा था, मैं तो लिख देता हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का फॉर्मूला होता है रिसीट फ्रॉम अब्रोड एंड पे टू अब्रोड, कि हम हमेशा फ्रॉम ही निकालेंगे। अगर हमें निकालने के लिए बोलते हैं तो हम क्या निकालेंगे, हमेशा फ्रॉम। आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो तो हमारा कंट्रोल ही नहीं, इसलिए हमारी तरफ से फॉर्मूला हमेशा प्लस का रहेगा। अब मान लो रिसीट 20 है और पेड कितने 30, आंसर कितना आया, -10। अब इस -10 को ऊपर लेके जाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। पर क्योंकि मैंने निकाला आंसर, तो मेरा आंसर तो हमेशा फ्रॉम अब्रोड के हिसाब से ही रहेगा, इसलिए मेरे फॉर्मूले में हमेशा क्या रहेगा, प्लस। तो इसलिए बेसिक फॉर्मूला प्लस का ही है, क्योंकि मुझे खुद निकालना पड़ता है कि फ्रॉम अब्रोड है या टू अब्रोड। ये चीजें न्यूमेरिकल में समझ आ जाएंगी, डोंट वरी। अगर अभी नहीं भी आ रही, कोई डाउट है पूछ लीजिए, क्योंकि डाउट्स पे ज़्यादा अच्छा डिस्कशन होता है। बोलो। पहली बात, आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड या टू अब्रोड लिख के दी जाएगी। अगर फ्रॉम अब्रोड है तो फॉर्मूले में क्या है, प्लस, और टू अब्रोड है तो नेगेटिव। एक तो ये हो गया, ये हो गया एक एस्पेक्ट। सुन के घर चले गए आप लोग। फिर आपने फोन किया कि सर एक बात तो बताई नहीं आपने, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड या टू अब्रोड मुझे नहीं दिया तो मैं खुद कैसे निकालूंगा। तो मैंने फिर आपको फॉर्मूला दे दिया, फिर आप रिसीव्ड ले लेना और पेड लेना। 20 - 30 कितना आ गया, -10। या रिसीट माइनस पेड, 40 - 30 कितना आएगा, 10।
अब यहाँ -10 आ रहा है और यहाँ 10 आ रहा है। तुम यहाँ नहीं चेंज कर सकते। जब तुम फॉर्मूला लगा के निकाल रहे हो तो हमेशा क्या निकाल रहे हो, समझ आ गई? तुम हमेशा फ्लो में निकालोगे, वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव, वो सी टू पेमेंट पे डिपेंड है। जब सीएसओ निकाल के देखा इंडिया का, उसका अपना फंडा है, उसने -10 कैसे निकाला और 10 कैसे निकाला वो बताएगा नहीं। वो लिखेगा फ्रॉम अब्रोड, तो आपका फॉर्मूला बन गया प्लस का, टू अब्रोड बन गया माइनस का। फॉर्मूले पे ध्यान दो कि फॉर्मूला प्लस का या माइनस का। अमाउंट वो खुद ही बता रहे हैं, 10 पॉजिटिव या 10 नेगेटिव। एक्सेप्शनली तुम्हें निकालने को बोलेगा, वैसे बोलेगा नहीं, तो मैं सिखा रहा हूँ ये कि तुम्हें अगर बोलता है तो तुम्हें फ्रॉम का ही फॉर्मूला आता है। टू का फॉर्मूला तेरे हक में, तेरे राइट में है नहीं, तुमने निकाल सकते। यस अगर 2 अब्रॉड -10 है तो फिर माइनस माइनस प्लस कर देते। नहीं, आपने खुद निकालेगा, दिया उन्होंने। अगर गिवन हाँ फिर तो बात खत्म है ना। अब आप जो बोलो मैं वो दिखूंगा। अब आप बोलो दोबारा, नेट फैक्टर इनकम क्या बोलूँ, 2 टू अब्रोड। ठीक है, अभी जैसे जैसे आज भी बोलते जाएंगे हम करते जाएंगे। अभी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये तरीका समझने का। अभी ने बोला नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, तो आपने बोला मैंने फॉर्मूला माइनस का कर दिया। गिवन ही -10। अगर -10 है तो बस मैथमेटिक्स को पूछो कि -10 में जब माइनस होता है क्या होता है, बस ठीक है, तो आंसर 2010 आ गया। ये चीज तो सिखाने वाली ही नहीं मेरी। ठीक है, तो पहले हमने देखना है कि फ्रॉम अब्रोड है कि टू अब्रोड है। अगर टू अब्रोड है तो फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस का। आगे ये मत देखो, ये आपकी टेंशन है ही नहीं। और अगर वो फ्रॉम बोलते हैं, मैं तीसरी बार समझा रहा हूं, अगर फ्रॉम बोलते हैं तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, प्लस का। आगे क्या है वो क्वेश्चन में लिखा होगा, -10 है या 10 है। बट सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ, एक्सेप्शनली अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम निकालो, तो तुम फ्रॉम अब्रोड का फॉर्मूला ही जानते हो, जिसमें फ्रॉम पहले आता है, रिसीट फ्रॉम अब्रोड माइनस पे टू अब्रोड। तुम्हारा फॉर्मूला वही है, रिसीट माइनस पेमेंट। चाहे रिसीट्स कम हुई हो या पेमेंट्स कम हुई हो, रिसीट्स माइनस पेमेंट। 20 माइनस 30 -10 होता है, और 40 माइनस 30 10 होता है। अब क्योंकि तुम फ्रॉम का फॉर्मूला जानते हो सिर्फ, इससे तुम्हारे फॉर्मूले में हमेशा प्लस ही रहेगा। अब आंसर यहाँ -10 है या 10 है वो आप लिख देना, फंडा सेम ही है। मतलब सिर्फ याद क्या रखना है कि सामने से बोलेगा तो उसके हिसाब से, अगर मुझे बोलोगे निकाल लो तो आपको सिर्फ फ्रॉम अब्रोड का ही फॉर्मूला आता है। टू अब्रोड कोई फॉर्मूला क्योंकि होता ही नहीं। वो सीएसओ जब निकाल के देते हैं तो पता नहीं कैसे निकालते हो, तो इसलिए वहां पे एक डाला गया कि फ्रॉम का मतलब प्लस, टू का मतलब माइनस, क्योंकि तुम एक थ्योरेटिकल वर्ड में जाने वाले हो, एक्चुअली तुम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारी अजम्पशंस लेके जाना पड़ता है तुम्हें। जब सीएसओ करता है उसको पता ही होता है कि फ्रॉम ज्यादा है इस साल या टू ज्यादा है। तुम तो स्टूडेंट के तौर पे नेशनल इनकम निकाल रहे हो, 3 नंबर आपको मिलने हैं, कोई पूरी कंट्री की इनकम एक्चुअली तेरे सामने नहीं पड़ी। ठीक है, तो हम जस्ट उसके फॉर्मूले को समझ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लाइफ में कभी काम आएगा। ये आपका प्योरली इनकम मेथड। क्लियर? तो इन शॉर्ट बोल दें, हाँ जी सब लोग बोल देंगे सीओई प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस या माइनस, प्लस या माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेशनल इनकम आ गई, और वो अपने आप आएगी बस। +10 में प्लस हो रहा है या +10 में माइनस हो रहा है। क्लियर? अब इनका मेथड को एक साइड पे खत्म कर दो, खत्म कर दिया। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े और सबसे मेन मेथड पे, जो है फर्स्ट मेथड। इनका मेथड सेकंड था तो मैंने पहले करवा दिया आपको, इसका हमें फायदा मिलेगा कुछ। अब आते हैं फर्स्ट मेथड पे। लिखो मेथड 1। वो जो इनकम मेथड किया वो मेथड क्या था, 2। 2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकम पहले जनरेट होती है फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है यहाँ पे। हाँ जी मनवीर, आएगा ना प्रोडक्ट मेथड भी आएगा वो समझ। एनडीपीएफसी क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट मेथड में सब कुछ आएगा, डोंट वरी। वो आज स्टार्ट होगा, सैटरडे खत्म होगा, बहुत बड़ा मेथड है। और जब वो खत्म होगा उसके बाद जाके तुम्हारी कैपेसिटी होगी ये समझने की कि एनडीपी एनडीपी एडी 8 चीजें हैं। टोटल 12 फॉर्मूले, लेकिन 8 बोलते हैं उनको। ठीक है, तो अभी देखते जाओ। अभी तो बहुत कुछ होना है आप लोगों के साथ, पता ही नहीं आपको।
पहले से बता सकते। मेथड 1 हम करने जा रहे हैं, कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एक एक दिन लेट होते जा रहे हो आप। नवंबर तक हर डे डिफरेंट है, हजारों चीज आपके सामने डिस्कस की जाएगी, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जो लेट है वो लेट है बस। मेथड 1 प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि मुझे घर से निकलना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। एक बार कमा लिया फिर बांटना बहुत आसान है। फिर तो 4 फैक्टर करने हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी। उनमें से मैं एक फैक्टर हूँ। मैं टीचर हूँ, मुझे सैलरी मिल जाएगी। मैं इंस्टीट्यूट का ऑनर हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। फिर तो पॉकेट में डाल के घर ही जाना है बस। और ये जो काम सबसे मुश्किल है, प्रोडक्ट को बनाना, जिससे जो इस टाइम हो रहा है, इस टाइम आपको टीच कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। तो हम पहले इनकम को जनरेट करते हैं। प्रोडक्ट मेथड बहुत टफ लगता है स्टूडेंट को। मैं इसके ऊपर ना हमेशा हर साल एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल यूट्यूब पे हमेशा रहती है और बहुत स्टूडेंट्स इसको लाइक करते हैं। इसके थ्रू हमें बहुत कुछ समझ आने वाला है। ठीक है, तो लोग वो एक 10 मिनट की स्टोरी सुनते हैं, जिससे आपको प्रोडक्ट मेथड पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, मान लो हम क्या ले एग्जाम्पल, शूज का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम शूज बना रहे हैं, लेदर शूज। जूते पड़ते भी हैं कभी अभी बना रहे हैं, है ना, अभी लेदर शूज बना रहे हैं। ठीक है, हमारी फैक्ट्री है लेदर शूज की। ठीक है, कई लोकल कंपनीज में हमारे चंडीगढ़ में ना, उनकी शूज बनाने की फैक्ट्रीज हैं। सेक्टर 19 में शॉप्स भी हैं उनकी मार्केट में ना, तो वो खुद का ही बनाते हैं लेदर शूज। तो अगर मैं उनकी फैक्ट्री में जाऊँ, मतलब एक बार उनका बेटा मेरे पास पढ़ता था, तो मैंने ऐसी एग्जाम्पल दी, कहते सर ये तो हमारी फैक्ट्री का एग्जाम्पल है। मैं तो वैसे एग्जाम्पल दी, तो उसने वो मुझे लेके गया। सेक्टर 19 में शॉप है उनकी। तो कहते सर आप कभी आना संडे को, कभी भी फैक्ट्री घुमाएंगे आपको। तो फिर उसने बताया, उसने दिखाया कि लेदर शूज़ बनता कैसे है। तो मैं क्या, अब ये मैं एग्जाम्पल दिया करूँगा, ये कम से कम 10-12 साल पहले की बात है। तो अब मैं उसकी फैक्ट्री की एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको प्रोडक्ट मेथड समझ आ जाएगा। उससे पहले मेरी एग्जाम्पल अलग होती थी, ये रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसलिए रियल है तो समझ आएगा। जब मैं उस शूज़ फैक्ट्री में गया, और आप लोगों को भी लेके जा रहा हूँ इमेजिनेशन के थ्रू, 10 मिनट में। कई बार टाइम नहीं होता तो फिर ऐसी ट्रिप घुमा देते हैं आपको। आइज बंद करो, ठीक है ना, पेट्रोल पंप आ गया, हम डीजल डलवा रहे हैं बस में, उसके बाद हाँ उसी से हो जाएगा। चलिए अब इमेजिनेशन में फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और समझते हैं वहाँ क्या हो रहा है। शू बहुत शॉर्ट में, लेकिन वो तो बहुत बड़ी चीज़ दिखा रही थी मुझे वो सब चीज़ें, बट मैं उनको नेशनल इनकम के हिसाब से 5 मिनट में समझा रहा हूँ। सबसे पहले वो लेते हैं रॉ मटेरियल। क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल। ठीक है, तुम बाद में नोट कर लेना, अभी रहने दो। अब शूज बनाने का रॉ मटेरियल तो क्या होगा? लेदर होगा, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे स्मेल होती है ना, वैसे वो थी लेदर की। मतलब आपको पता है लेदर कैसे होता है, अभी लेदर शूज़ में से आती नहीं, वो बाद में कुछ करते हैं। लेकिन लेदर जो होता है ना, वो वहाँ पे खड़े होना मुश्किल होता है, क्योंकि एनिमल्स का लेदर होता है वो, है ना, स्किन होती है उनकी। तो मान लो कि रॉ मटेरियल उनके पास क्या है? लेदर है ना, क्योंकि लेदर शूज़ का मतलब है कि हम किसी एनिमल की लेदर पे खड़े हैं। रॉ मटेरियल, मैंने उसके बाद शूज़ पहनने बंद कर दिए, लेदर शूज़ पहनने बंद कर दिए। ये देखिए कि लेदर शूज़ बनते कैसे हैं। स्पोर्ट्स शूज़ ही पहन रहा हूँ तब से, इतने सालों से। रॉ मटेरियल अगर 100 रुपए का ले लिया जाए, तो वो क्या करते हैं? 100 रुपए का रॉ मटेरियल लेते हैं, जो कि लेदर होता है। एक सोल होता है ना, जो शूज का एक सोल होता है, वही मेन होते हैं, उसी के पैसे हैं। एक जूता 5,000 का भी और एक 500 का भी है। तो ज्यादा डिफरेंस उस दो चीजों में, एक सोल कैसा है, सोल उसके ऊपर जो लेदर स्टिच करते हैं वो कैसा है, इटालियन लेदर है या ऐसी इंडियन लेदर है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, मान लो 100 रुपए का क्या लिया? रॉ मटेरियल, उसमें सब आ गया, वो शूज का सोल भी आ गया, उसके ऊपर का लेदर भी आ गया, सब आ गया। ठीक है, अब इस 100 रुपए के लेदर पे वो करते हैं मैजिक। मैंने आपको डे वन से समझाई है बात ये। ठीक है, मेरे को आप ये 700-800 रुपए की बुक पकड़ा दो, माइक्रो की मैक्रो की, मुझे मैजिक करना था इसमें। उस मैजिक के थ्रू मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, और उसके बदले में आप ज़्यादा फीस दे रहे होगे। बुक 600-700 की होगी, बुक को पढ़ाने के ही पैसे दे रहे होगे आप। अकेले बुक के तो तुम भी 700 दोगे, जो तुम्हें मार्केट से मिलती है। तो ये एग्जाम्पल है ना दिमाग में। उन्होंने क्या किया बेटा, उस 100 रुपए के अंदर 4 चीजें डाल दी। क्या चीजें डाल दी? क्या?
लेबर कैपिटल। मतलब वो तो है ही है, लेकिन उसकी पेमेंट डाल दी। मतलब हम तो देखें कि शूज बनते मतलब शूज का प्राइस कैसे आता है। जब उनकी शॉप पे शूज बिक रहा था तो वो शूज 5,000 का बिक रहा था। कहते सर देख लिया 5,000 का। पहले वो मुझे शॉप पे लेके गया, सर देखो ये शू है 5,000 का, देख लिया, आप घूमने चलते हैं। फिर कहता है आपको दिखाते हैं 5,000 का बनता कैसे है। और मैंने देखा 100 रुपये का लेदर होता है वो तो, जो 5,000 का बेच रहे हैं वो होता कितने का, 100 रुपये का। कैसे देखो ये 100 रुपये का लेदर है, ठीक है। अब इसमें हम डाल रहे हैं अपनी फैक्ट्री का रेंट, रेंट। फिर हम डाल रहे हैं इंटरेस्ट। जितनी बड़ी फैक्ट्री उतना इंटरेस्ट ज़्यादा, शूज़ भी उतना अच्छा दिखता है दिखने में। इटालियन शू महंगा होता है हमेशा। तो वो फैक्ट्री इटली में है, इटालियन मतलब कि इटालियन लेदर जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो फैक्ट्री कहाँ है, वो डिपेंड करता है। तो फॉरेन की कंपनीज से जो शूज़ आते हैं वो महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी कंपनीज का रेंट भी ज़्यादा है फैक्ट्री का, उनके अंदर सामान जो मशीन है वो भी महंगी है, उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, और उनके पास जो वर्कर्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। प्रॉफिट, वो कहते हैं सर हम ये चारों चीज़ें डाल देते हैं। तो मैं कही तो हमारी नेशनल का एग्जाम्पल बन रहा है, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी, वो डाल दी उन्होंने। जैसे वो डाला उन्होंने इसके अंदर शू बन के रेडी हो गया। ये मैजिक होता है। रॉ मटेरियल रखो और चार चीजें लगा दो अपनी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑटोमेशन। आपकी भी 600-700 रुपए की इकोनॉमिक्स की बुक को रखो यहाँ, और मैं उसके बाद चार चीजें लगाऊंगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑटोमेशन। तो वो एक प्रोडक्ट बन गई, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स ट्यूशन, उसकी एक फीस होती है। ये दोस्तों समझा ये बात। उसमें से अगर मेरे को डाल दी जाए अब फीस देने को तैयारी नहीं होगी, तो उन्होंने सब मिलेगा, आओ क्लास में बैठो, ठीक है, प्रोजेक्टर ये सब चलता रहेगा, एसी चलेगा, पर पढ़ाने नहीं आऊंगा मैं कभी भी। तो वो लोग सर फिर नहीं देंगे पैसे। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो पढ़ाने का ही है। वेजेस सैलरी सबसे ज्यादा होती है आपकी फीस में। आपकी फीस में सबसे बड़ा कंटेंट किसका होता है, वेजेस सैलरी, जो एक टीचर लेता है। सिंपल। अब ये सारा उसने ऐड कर दिया तो शू बन गया। पता है शू किस पे बना, शू बना फैक्ट्री कोस्ट पे। किस पे बना, फैक्ट्री कोस्ट पे। अब सुना बात बात क्या क्या बात सामने आएगी। मेरे बोला अब क्या करेगा, यहां तक शू बना था 3200 का, मतलब 100 रुपए की आइटम सीधा कितने की होगी, 3200 की, क्योंकि उसमें उनका रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया, वेजेस सैलरी आ गई। यही तो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, याद है ना। ये तो हमारी क्या है, इसलिए इनकम ऐसे पहले सिखाया है। अब आपके स्कूल में होगा क्या, अब उनको अगर वो नेशनल इनकम के प्रोडक्ट मेथड को सिखाते हैं तो वो आपको सिखा ही नहीं पाएंगे प्रोडक्ट में नेशनल इनकम क्या होती है, क्योंकि वो बुक के साथ चलते हैं। अगर बुक में प्रोडक्ट मेथड है तो स्कूल में प्रोडक्ट मेथड पहले हो रहे हैं, ये गलत है। हम टीचर को नहीं बोल पाते, लेकिन गलत है, प्रोडक्ट मेथड पहले नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इनकम नहीं बताते उसको क्या होती है, प्रोडक्ट मेथड में से इनकम कैसे निकालोगे। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मेथड में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हमें उसमें से इनकम्स को अलग करना है। ये दिख रहे थे ये चार चीजें, इसी को अलग करना है, और इसको अलग करके मैंने आपको कौन सा मेथड सिखा दिया, इनकम मेथड। और प्रोडक्ट मेथड में भी जब प्रोडक्ट बना तो चार इनकम लगी। अब मैंने बोला अब क्या करेगा, कहता सर देखो अगर तो फैक्ट्री के अंदर ही तूने शूज पहनने हैं, मुझे बोलते कि यहाँ तो 3200 को दे देंगे आपको। मैं कहा मैं अंदर थोड़ी पहनने हैं, मैं तो बाहर पहनने हैं। कहते अगर बाहर ले जाना है इसको तो टैक्स लगेगा। क्या लगेगा, टैक्स, क्योंकि हम ऐसे चोरी नहीं कर सकते। तो कहते मैं डाल दे फिर टैक्स। तो कहते साहब देखो अब क्या होने वाला है, अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे लगा देती है जीएसटी। क्या लगा देती है, जीएसटी। खैर उस टाइम जीएसटी नहीं था, उस टाइम तो उसने बोला था कि इनडायरेक्ट टैक्स लगता है इसके अंदर, काफी कुछ था, एक्साइज ड्यूटी ये वो सब मिला के। अब उसका एक नाम क्या हो गया, जीएसटी। तो उसने बोला सर देखो इस पे लगी 1500 रुपये जीएसटी लगी, कितने शू हो गया। मैंने बोला फिर सब्सिडी मिलती तुम्हें, कहते सर कहाँ मिलती है, शूज पे सब्सिडी थोड़ी होती है, गैस सिलेंडर पे होती है, एलपीजी पे होती है, पेट्रोल पंप पे होती है, इस पे नहीं होती। तो मान लो सब्सिडी नहीं हुई, लेकिन अभी मान लेते हैं ठीक है कि है, कि गवर्नमेंट कहती है सबको लेदर शूज बना बना के दो और 100 रुपये सब्सिडी हम देंगे। सब्सिडी का मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को अपनी पॉकेट से देती है, वो क्या होती है, सब्सिडी। मान लो सिंपल करता हूँ, मान लो मेरी फीस 10,000 है और मेरा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, तो गवर्नमेंट बोलती है सर ऐसा करो आप बच्चों को ना सिर्फ 2,000 में पढ़ाओ, 8,000 हम देंगे।
तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपकी फीस 2000 हो जाएगी। 8000 कहाँ से आएगा? इसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल की फीस। गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से बहुत बड़ा होता है, उसके टीचर की क्वालिफिकेशन कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो किसी को पकड़ लेते हैं, जो कम सैलरी पे मान गया उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। हो सकता है एक्सपीरियंस टीचर भी हो सकता है ऐसे ही रख दें, रिफ्रेशर को रख दें। कई स्कूल में देखे मैंने कि वो मेरे बेटे का स्कूल है, उसमें ऐसे रख देते हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर हम ऑब्जेक्शन करते हैं कि इनको क्यों रख दिया, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप एक्सपीरियंस टीचर कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस टीचर लेके आओ, जब आप इतनी फीस ले रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे नहीं करेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलनी मुश्किल होती है, बहुत ही ज्यादा वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर को मिलती है। वो अलग बात है, गवर्नमेंट स्कूल में वो आपको नहीं पढ़ा रहे, वो अलग बात है, पर वो बहुत क्वालिफाइड है वो, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बहुत क्वालिफाइड है, पर वहाँ एक चांस है कि किसी फ्रेशर को भी मिल जाए जॉब, तो गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है, वहाँ तो बहुत टेस्टों के बाद मिलती है। और गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग बड़ी, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की क्वालिफिकेशन बड़ी, उसकी सैलरी बड़ी। प्राइवेट टीचर की सैलरी हो सकती है 40,000 हो, गवर्नमेंट टीचर की तो 1 लाख होगी। सोचो आप सबसे महंगे वाले स्कूल में पढ़ रहे हो, जिसको गवर्नमेंट स्कूल बोलते हैं, लेकिन फीस सबसे कम है। रीजन ही है क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट क्या देती है, गवर्नमेंट बोलती है चल ठीक है, इसे 200 में मिल रही, बाकी मैं दूंगा पैसे, तो सारे पैसे कम होंगे। फिर गवर्नमेंट स्कूल को, अच्छा मेरे को मिलती नहीं, अगर मेरे को भी मिलनी शुरू हो जाए गवर्नमेंट से सब्सिडी, आप सबकी फीस वैसे ऑफिशियली कम कर दें, हमें बोलते हैं कि ऑफिशियली कम कर दें आपकी, ताकि सब लोग पढ़ सके, है ना। तो आप समझ पा रहे हो ना। तो कहते हैं सर शूज में सब्सिडी नहीं है, पर चलो मान लेते हैं। तो जैसे ही ये शू मार्केट में आएगा तो कितने का हो जाएगा, इसको बोलेंगे मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर मैंने उसको पूछा कि तूने मशीन्स का तो कुछ किया नहीं इसके अंदर, जो तेरी तेरी मशीन यूज हो रही है। वो कहता है इंटरेस्ट डाल तो दिया। मैं कहता नहीं ये तो है, जो तो तूने पैसा लगाया है मशीन्स पे उसका इंटरेस्ट है, मशीन बिल्डिंग इक्विपमेंट्स बहुत कुछ तूने लगाया, पर तेरी जो मशीन्स की वैल्यू हर साल कम हो रही है। कहता हाँ सर वो भी लगता है, वही लगता है। कहता वो पापा को पता, मुझे नहीं पता। तो खैर उसका आंसर था वो, पर डेप्रिसिएशन भी लगता है ना, डेप्रिसिएशन भी। तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन पहले लगेगा बाद में लगेगा, पहले लगेगा। आपको जब शू दिया जाएगा 5,000 का, बाद में थोड़ी फोन आएगा कि सॉरी सर वो डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए थे, तो आपके 400 रुपये और दे दो, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको कभी भी 31 मार्च के बाद हमारे इंस्टीट्यूट से फोन नहीं आएगा कि वो एसी और प्रोजेक्टर का डेप्रिसिएशन डालना भूल गए थे फीस में, तो आपकी फीस 500 रुपये और बनती है, देके जाओ। ऐसा मैसेज कभी नहीं आएगा। आपको जो फीस बोली जाएगी उस फीस के अंदर सब इंक्लूड है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि प्रोजेक्टर का डेप्रिसिएशन भी मुझे चाहिए, मैंने पहले डाल दिया, सिंपल है, ठीक है, मैंने पहले सब डाल दिया। तो अगर मुझे प्रोजेक्टर में पढ़ाना है तो मुझे आपसे फीस आज लेनी पड़ेगी, अगर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो मुझे फीस आज लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर खर्च हो रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन भी लग रहा है, वो सब डल चुका है। लेकिन ठीक है, अब डेप्रिसिएशन भी डाल दी 400 रुपये। जब डालने के बाद सामने आया प्रोडक्ट, कितने का आया, 5000। इसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट। क्या ये बात समझ आएगी सबको। अब क्या होगा, अब देखो सामने आपके होगा, आपको नेशनल इनकम की वो बात समझ आ जाएगी जो किसी को नहीं आती, किसी को नहीं आती, इसलिए सॉन्ग्स बनते हैं बेटा इसके ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक्स टीचर को भी नहीं पता ये सीक्रेट, इसलिए वो क्रैम करता है खुद और स्टूडेंट को इजी कर देता है सॉन्ग्स बना के। तो वो सॉन्ग बनाते हैं, जैसे एक वर्ड बना दिया महात्मा गांधी, उसमें एम का मतलब है ना, ऐसा कुछ बनते हैं। तो आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो कैसे। मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, आउटपुट। तो इस मेथड का नाम क्या बन गया, आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। क्या बन गया, ये बीच का अमाउंट कितना है पता ना, ठीक है। अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ, तुम्हें दिखेगा नहीं अभी ये। आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ। हमारा आंसर 3100 आएगा। ये है इनकम मेथड, ये क्या है, इनकम मेथड। दैट्स व्हाई स्कूल में प्रोडक्ट मेथड जो पहले हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो लॉजिकली नहीं करवा रहे, वो बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अगर टीचर अपना दिमाग लगाए तो कभी प्रोडक्ट मेथड नहीं कराएगा, वो पहले इनकम मेथड कराएगा, क्योंकि इनकम मेथड के थ्रू आपको ये समझ आ गया कि इनकम मेथड ही एक्चुअल मेथड है, क्योंकि वही तो नेशनल इनकम है। आउटपुट मेथड तो उल्टा है, उसमें से क्या निकालना है, इनकम। तो इसलिए ये हमेशा उल्टा शुरू होता है। ये रिसर्च की बात है और कुछ नहीं है, अदरवाइज तो फॉर्मूला है बस।
तो मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं स्कूल में होता कि फॉर्मूला है बस, आउटपुट में से इनपुट माइनस करो वैल्यू एडेड आए थे। क्यों, वाई पूछो तो वाई का आंसर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले जब आउटपुट की बात आती है तो शू का प्राइस आता है। आउटपुट बोले तो शूज की मार्केट प्राइस, आउटपुट बोले तो बेटा बहुत फर्क पड़ता है कि आप इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ रहे हो, मैं वर्ड्स कैसे बोल रहा हूँ, आपकी नॉलेज उससे तैयार हो रही है। तो आप ये नॉलेज पूरी लाइफ के लिए तैयार कर रहे हो। इट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम को लेके बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा भी वन टाइम हार्डवर्क है, लेकिन आपको पूरी लाइफ के लिए सब चीज़ें पता है, ठीक है। बाकी सब लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन नॉलेज आपको सब चाहिए। आउटपुट 5000 है, ठीक है, उठा लिया। ये शू की क्या है, एमआरपी, इसमें सब इंक्लूड है। गवर्नमेंट के टैक्स भी लिखा था ना, एमआरपी इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो अभी तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है तो देख लेना, उस पर लिखा होगा एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ऑल डेप्रिसिएशन, ऑल फैक्टर कॉस्ट। वो थोड़ी दिखते हैं, वो गवर्नमेंट को दिखाने लिखते थे इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, तो उसमें सब इंक्लूड होते हैं। जैसे शू का एग्जाम्पल था। अब इस आउटपुट में से ना जल्दी से जल्दी इनपुट माइनस कर दो। इनपुट बोले तो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को और भी बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, थ्योरी में पढ़ लिया हमने, फर्स्ट चैप्टर ये था, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो 3 नाम है बेटा इसके, रॉ मटेरियल, इनपुट या इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये मैंने पहले क्यों माइनस की, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया। लेदर शूज की फैक्ट्री में लेदर नहीं बनाते, वो लेदर भी कहीं जाता होगा, ऐसा नहीं कि वहां एक एनिमल को पकड़ के लाया जा रहा है। लेदर फैक्ट्री, सॉरी शूज फैक्ट्री ये नहीं है कि मैं देख रहा हूँ कि एनिमल को पहले काट के स्किन निकाली जा रही है। वो काम वो नहीं कर रहे, वो काम कहाँ हो रहा है, कहीं और हो रहा है। वहां एनिमल को काटा जा रहा है, उसमें से स्किन निकाली जा रही है, वो सीन हम देख नहीं पाएंगे। तो वो लेदर कहाँ आ रहे, फैक्ट्री में आ रहे। कहते सर ये लेदर नहीं हम बनाते। मैं कहा लेदर कहाँ से लेते हो, कहते ये तो खरीदते हैं हम। उसने बताया कि वहां से आता है, तो वो बनाते हैं। अब वहां देखना मैंने मान जाना, देखना कैसे बनाते हैं। तो कहते वहां देखना तो वहां चलते हैं, वो हमारे सप्लायर है जहाँ से हमें लेदर आता है। मैं मुझे चाहिए भी वो, मैं देखना। तो इनपुट क्या है, 100 रुपये है। ये उन्होंने नहीं बनाई। जैसे तुम इकोनॉमिक्स की बुक मार्केट लेके आते हो, मैं बोल सकता हूँ कि ये बुक मैंने बनाई है, और सर आपने कहा बनाई है, तो बनी बनाई मिलती है मार्केट से। इट इज वो निकाल दो, माइनस कर दो। इट इज मैंने क्रिएटिविटी कितनी की, इसको बोलेंगे वैल्यू एडेड। क्या बोलेंगे, या इसको बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको डीपी भी बोल सकते हो। बातों में सारे वर्ड्स आ जाएंगे, वो वी डी पी वी ए, जिसको लेके क्रैमिंग होती है। आप लोगों को कुछ करने जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो ये वैल्यू एडेड है, या ये वैल्यू एडेड कहाँ हुई, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अभी रेस्ट ऑफ वर्ड में कहाँ पहुंचे हम, रेस्ट ऑफ वर्ड की इनकम तो बाद में ऐड होनी है, वो तो हर मेथड में ऐड होनी है। वो तो मैंने आपको एक बार सिखा दी तो सिखा दी बस, वो तो एक बार ऐड होनी है ऊपर, ठीक है, क्लियर अभी। अभी हम कहाँ हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, क्योंकि जिसकी सेक्टर 19 में शॉप है लेदर शूज की, उसकी कंपनी, उसकी फैक्ट्री इंडिया में थी कहीं, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर नहीं बोल रहा। कहाँ, इसलिए जो प्रोडक्ट बना वो किस पे बना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। अच्छा क्या इसके अंदर डेफिनेशन ऑलरेडी है या नहीं है, बोलो भी सब लोग। 5000 में डेफिनेशन है ना, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ग्रोस पे है, किस पे है। अब बोलो सर आपने कब सिखाया, सिखाया तो था, बोल भी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं था। थ्योरी ऐसे काम आती है। मैंने कहा था डेप्रिसिएशन जब तक इंक्लूड है, कोई भी प्रोडक्ट किस पे है, ग्रोस पे है। अगर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, नेट पे। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बना था 4900 का, 100 रुपये नहीं बने बेटा, 100 रुपये तो लेदर थे, मैं बार बार ना बोलूँ ना, ये लेदर उसने नहीं बनाया था, वो कहीं से बन के आया था। जैसे फ्लोर मिल वीट नहीं बनाती, वीट कहीं से आता है, उसको चक्की में डालते हैं बस, उसका आटा बना देते हैं, फ्लोर बना देते हैं। तो 100 रुपये का वीट है और 5000 का फ्लोर है। क्योंकि अभी मशीन्स का डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, तो ये क्या बन गया, ग्रोस वैल्यू एडेड, या बन गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। क्या बन गई, बोल के दिखाओ, जी बोले तो ग्रोस, पी फॉर प्रोडक्ट, या ग्रोस वैल्यू एडेड। अच्छा ये अभी मार्केट प्राइस पे कि फैक्ट्री कॉस्ट पे है,
ये इस बात पे डिपेंड है कि टैक्स ऐड हो चुका। क्या कभी बाद में फोन आया आपको कि जो आप मोबाइल लेके गए थे उसमें टैक्स डालना रह गया था? कभी नहीं फोन आया होगा आपको कभी भी। दुनिया भर की चीजें आपने खरीदी हैं घर में, चेक करो। फ्रिज, एलईडी, मोबाइल, माइक्रोवेव सब पड़ा आपके घर में, पर कभी फोन नहीं आया कंपनी का, किसी टैक्स डालना भूल गए। तो उन्होंने कहा था सब कुछ तो इसमें है, इवन बिल आपको विद टैक्स मिलता है। इसका मतलब इसके अंदर ऑलरेडी टैक्स है ना, तो उसका मतलब बेटा ये एमपी पे है। किस पे है? एमपी पे है। तो आपका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। पर मुझे ना तो रॉ मटेरियल से मतलब है, मतलब रखना इन बातों से, ना टैक्स से मतलब है, ना डेप्रिसिएशन से। अब उसे जल्दी से हटाओ, मुझे घर जाना है, मुझे नेशनल इनकम को देखना है। अभी दिखेगी नेशनल इनकम, और मैं पहले से आंसर बता दूं, 31 में आएगा। क्या आएगा? जो नेशनल इनकम पहले कल भी आया था, जिसको हमने क्या बोला था, डोमेस्टिक इनकम, आज भी आएगा। आज प्रोडक्ट मेथड से आएगा। अभी तक मैंने क्या मैनेज किया है? इनपुट। देखो क्रैम कराना बहुत आसान है, क्योंकि 4 फॉर्मूले याद करवाने हैं। अब देखो ध्यान से, अब मैं माइनस करने वाला हूँ वो चीज जो हमारी इंडिया की नेशनल इनकम नहीं होती, वो है डेप्रिसिएशन। उस बंदे ने 400 रुपये शूज में डाले थे डेप्रिसिएशन के, कि सर हमारी मशीनें भी तो घिस रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो ठीक है 400 डाल दे, कोई बात नहीं, है ना। मैं अगर बोलूँ बेटा आपकी फीस मैंने 1000 रुपये प्रोजेक्टर की ले ली, तो कितनी बड़ी बात है। मैं बंद कर देता हूँ प्रोजेक्टर पे, पढ़ोगे कैसे? तो फिर वहीं आ जाएंगे हम, व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे, फिर तुम्हें मजा नहीं है। तो प्रोजेक्टर यूज करना है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो मैं अगर 500 1000 रुपये आपसे ले लूँ तो प्रोजेक्टर का डेप्रिसिएशन कवर हो गया, रिपेयर सब कुछ आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन भी माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी इंडिया की नेशनल इनकम में नहीं आता, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो खर्चा है, लॉस है हमारा। किसका लॉस है? कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वो नेशनल इनकम कैसे हो सकती है? तो कितने ऐड किए थे भाई? 400। 400 माइनस कर दो। अब आंसर ग्रोस पे रह गया या नेट पे आ गया? इसको बोलते हैं एनडीपी एट एमपी। क्या बोलते हैं? हम आंसर के बहुत नजदीक हैं। इतना क्लियर है सबको? लेकिन अभी भी एमपी पे है। तो ये कहा जाता है कि नेशनल इनकम कभी एमपी पे नहीं होती, क्योंकि शूज बनने के बाद फैक्ट्री से जब बाहर आता है तो गवर्नमेंट पकड़ लेती है कि शूज बेचते हो, टैक्स लगेगा। अगर फैक्ट्री के अंदर ही बने हो, फैक्ट्री अंदर ही तुम पहन के घूमना हो, फिर गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ बेटा यहाँ से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, पूरा साल अंदर रहोगे रूम के अंदर, ना मैं जाऊँगा ना आप जाओगे, फिर गवर्नमेंट को बताएगा कौन? गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हम रूम में बैठ कर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें ओपनली पढ़ाना है तो हमें क्या देना पड़ेगा? टैक्स। बाहर बोर्ड लगा रखे है तो दिखते हैं सबको, यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, तो इसका मुझे क्या देना पड़ता है? टैक्स। तो टैक्स लग चुका है इसके अंदर, अब आपको टैक्स निकालना है। अब टैक्स निकलेगा कैसे? जिसको प्लस किया था वो माइनस कर दो, जिसे माइनस किया था वो प्लस कर दो। तो माइनस कर दो भाई, माइनस जीएसटी। पहले जीएसटी ऐड हुई थी, 1500 ऐड हुई थी, 1500 माइनस कर दो। सब्सिडी मिले कोई? वैसे शूज में मिलती नहीं, पर हमने मान ली कि मिलती है। कितनी मिली सब्सिडी? सब्सिडी 100। पहले क्या हुई थी? माइनस। अब क्या होगी? प्लस। लेकिन इसे कोई और नाम से बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनआईटी। क्या बोलते हैं? एनआईटी। सुन लेते हैं यहाँ पे एनआईटी क्या होता है। नेट, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। आपके सिलेबस में बहुत बड़े चैप्टर आएगा गवर्नमेंट बजट, आगे क्या आएगा, तो आपको वो कुछ सिखाएगा वो। बाकी मेरा पैशन होगा सिखाने का कैसे, आपको वो नॉलेज मिलेगी गवर्नमेंट बजट से। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आती है उसके अंदर। तो नेट का मतलब, फिर आगे नेट, नेट का मतलब दो चीजों का डिफरेंस। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो जीएसटी माइनस सब्सिडी। अगर 1500 पे जीएसटी ऐड हुई और 100 रुपये सब्सिडी मिली, एक ही बात है ना। गवर्नमेंट कितने दिए? अगर हम किसी को 1500 दे और 100 वापस आ जाए तो हम क्या मानते हैं? तो गवर्नमेंट को हमने दिए कितने से? 1400। तो बोलता, वो स्टूडेंट बोलता है सर हम 1500 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और वो 100 रुपये सब्सिडी हमें वापस कर देते हैं। तो इट मीन भाई कितना ऐड हो रहा है? 1400। तो अगर मैं ड्रामा ना करते हुए यहाँ पर लिख दूं माइनस एनआईटी, चलेगा? माइनस एनआईटी, और ब्रैकेट में लिख दूं 1500 जीएसटी थी माइनस 100 रुपीज सब्सिडी, कितना रह गया? 14। बात वही है ना, माइनस तो 14 होनी है,
आप 1500 माइनस करके 100 प्लस कर रहे थे, मैंने वो चीज ब्रैकेट में कर दी, 1500 प्लस कर दिए, 100 क्या कर दिए माइनस, और उसको फॉर्मूले का नाम दे दिया NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जो आने वाला है ना, तो दिल थाम के बैठी है, अब आ रहे हैं डोमेस्टिक इनकम के सामने, NDP एट FC, क्योंकि पहले वो मार्केट प्राइस पे था, अब फैक्टर कॉस्ट पे, अब किस पे है, फैक्टर कॉस्ट पे है। और पता था कितना आंसर आएगा, क्योंकि हमने खुद ही डाला था। ये कोई मैजिक तो नहीं आपके सामने, अगर तो नहीं समझ आया फिर तो मैजिक है, समझ आया तो लॉजिक है। अब देखो मैंने खुद इसके अंदर डाले 1300, तभी तो वो 100 रुपये की चीज कितनी बन गई थी, 3200 की, क्योंकि मैंने क्या डाला इसके अंदर 3100। बेटा वही नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम को करने वाले ये समझ लें, नेशनल इनकम का मतलब है जो हम 4 फैक्टर्स के लिए कमा रहे हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी। चाहे मैं कोचिंग सेंटर करके कमा रहा हूँ, आपके पेरेंट जॉब करके कमा रहे हैं, या आपका भी कोई बिजनेस है, या आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो बेटा, आप अपने इंडिया के लिए कमा रहे हो 4 फैक्टर्स, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी। उसमें से तुम अगर बिजनेसमैन हो तो तुम चारों चीजें कवर कर रहे हो, अगर जॉब करते हो तो खुद ही तुम सैलरी ले रहे हो, बस के लिए तुम सैलरी कमा रहे हो। ये 4 चीजें ही नेशनल इनकम है। इनकम मेथड पहले होने का मीनिंग ये है, आपको बता दिया रीजन। अब आपको पता है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, प्रोडक्ट मेथड में भी डोमेस्टिक इनकम ऐड करके ही बना है वो, इसलिए आंसर क्या आता है, सेम आता है हमेशा। इसलिए आउटपुट में से पहले क्या माइनस किया, इनपुट जो हमने बाहर से खरीदा था, फिर क्या माइनस किया, डेप्रिसिएशन, वो पहले बाद भी कर सकते हो, और बाद में क्या माइनस किया, NIT पहले भी कर सकते हो। तो आंसर क्या आ गया, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब एक स्टूडेंट ने पूछा था सर आपने NDP एट फैक्टर कॉस्ट समझाया नहीं अभी तक, ये देखो भी अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ, अब जिसने पूछा था वही आंसर देगा, बताओ डोमेस्टिक इनकम में जो तुम्हें दिख रहा है, क्या इसमें डेप्रिसिएशन डाला है मैंने कहीं, देखो COE ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम, कहीं पे डेप्रिसिएशन है नहीं ना, तो ये आंसर नेट पे है, किस पे है, नेट पे। परसों मैं ये समझा नहीं सकता था क्योंकि आज का लेक्चर सामने आया नहीं था, तो वेट एंड वॉच था वो। क्या मैंने इन तीनों को ऐड करते वक्त टैक्स ऐड किया, इसका मतलब ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो है, ये इनकम हमारे इंडिया में, सॉरी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही बनी है, पर ये डेप्रिसिएशन रहित है, मतलब विदाउट डेप्रिसिएशन और विदाउट टैक्स। इसलिए किसके ऊपर है, अभी पैकिंग मत करो, रुको। देखिए अब आपको ब्रेक भी चाहिए और फिर आपको इस तरह से जाना भी टाइम नहीं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर, इसलिए यहां से हम एक रिजल्ट पे पहुंच गए आगे के लिए, अभी तो न्यूमेरिकल स्टार्ट होने हैं। इनकम मेथड सीधा हमें डोमेस्टिक इनकम तक ले जाएगा, क्या बोला मैंने, सीधा हमें कहाँ ले जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। सबसे शॉर्टेस्ट रूट है इनकम मेथड, 3 इनकम्स को ऐड करो डोमेस्टिक इनकम आ गई। सबसे लॉन्गेस्ट है, जब कभी लगे कि लॉन्ग रूट पे घूम के आने तो फिर कौन सा मेथड शुरू कर देना, प्रोडक्ट मेथड। अच्छा प्रोडक्ट मेथड को हम इन शॉर्ट समझते हैं कि क्या हमें याद हो गया, देखो भी अब आप लोगों ने बोलने नहीं बोले, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा सारा कुछ ये, ठीक है ठीक है। बीच क्लास का टाइम लेके आधा घंटा हम ये सब चीजें दोबारा पढ़ेंगे, तो ये डिपेंड है आपके ऊपर अब, ठीक है। मैं फैक्ट्री की एग्जाम्पल दोबारा भी सुना सकता हूँ। आउटपुट दी होती है हमें, और रुक तो जाओ अभी, क्योंकि अभी थ्योरी तो मैंने करवाई भी नहीं, आउटपुट में भी थ्योरी है बहुत ज्यादा। आउटपुट 3 सेक्टर्स की होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। वो सैटरडे बताएंगे कि आउटपुट अगर ना दी हो तो आउटपुट कैसे आती है। फिर आउटपुट को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, पर अभी इन सब बातों को आज मत सुनो, ठीक है। आउटपुट का फॉर्मूला होता है, वो बाद में बताएंगे कैसे आता है, अभी तो आउटपुट गिवन है, ठीक है। ऐसे करो फिर यहाँ पे आ जाएगी ये, फिर स्टाइल बनेगा ना, ऐसे क्या फायदा, जब तक पीछे ना जाए ये गॉगल्स, स्टाइल नहीं बनता, घुमाने से कुछ नहीं होता। यहाँ देखो आउटपुट, मैं 3 बार तोड़वा चुका हूँ स्पेक्स से ऐसे करके, अरे ये
वैसे जाती नहीं, कॉलर में जाती नहीं। ठीक है, दिस में ध्यान यहाँ रखो। आउटपुट में से क्या करेंगे माइनस? इनपुट का दूसरा नाम क्या है? तीसरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देंगे माइनस। क्या आएगा? वैल्यू एडेड आएगा। किस पे आएगा? किस पे आएगा? इसी को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू एडेड ही प्रोडक्ट होता है। तो दो नाम है, या तो वैल्यू एडेड या डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें से क्या माइनस करेंगे? तो क्या आएगा? इसमें से जी चेंज होगी, सिर्फ जी चेंज होगा और कुछ नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ एक एडजस्टमेंट की है। हमने से क्या किया? एक। तो क्या आया? नेट वैल्यू एडेड एट एमपी। फिर क्या करेंगे? एनआईटी, उसमें दोनों आगे जीएसटी माइनस हो रही है, सब्सिडी ऐड हो रही है। कौन सा किसी पे आ गया? इसी को बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसके बाद एक और बोलता हूँ, सेम टू सेम। सेम टू सेम का मतलब अब होगा एनएफआई एड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। वो प्लस होगा या माइनस होगा? वो डिपेंड है कि फ्रॉम अब्रोड है तो प्लस होगा, फ्रॉम माइनस होगा। ये हर मेथड में आएगा लास्ट में। और फिर हम पहुंच जाएंगे कहाँ? नेशनल इनकम पे। पर आज समझ के जाएंगे नेशनल इनकम को बोलते हैं नेट। नेट तो पहले से ही है, प्रोडक्ट एट एफसी। अब मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगा कि डी 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 ना रहकर एन बन जाता है। और अगर मैं ना भी बताऊं तो समझ गए? डी मतलब डोमेस्टिक, एन मतलब नेशनल। तो जैसे ही आप फॉरेन की, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की इनकम ऐड कर देते हो तो बेटा वैसे ही डोमेस्टिक क्या बन जाता है? नेशनल। तो हम कहाँ पहुंच गए? नेशनल इनकम। एक मिनट लेट मी कंप्लीट बेटा। ये क्लियर है सबको? जल्दी से एक टेबल बनाएंगे और उसको बस बना के छोड़ देना है। क्या देगा वो? हाँ जी भैया जी, पीछे वो अभी कॉपी कर रहे हो? यस सर, वो नोट करना है। करिए करिए, सर ये जितना भी क्लास फोटो मैं भेज देता हूँ बेटा, भेज देता हूँ। टेबल की भी भेज देना। मैं ट्रस्ट है ना, भेज देता हूँ क्लास के बाद भेज देता हूँ। हाँ ये देखो, लो जी लो, लो जी लो। अब नहीं ऐसे लोगों की डांट पड़ जाए। ये टेबल है, इसमें हमें एडजस्टमेंट लिखनी है। और ये नेक्स्ट एपिसोड है कि इस टेबल से मैं आपको 8 फॉर्मूलाज बनाना सिखाऊंगा, बहुत आराम से, कंफर्टेबली, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहला पॉइंट, अगर मैं लिखूं ग्रोस, तो ग्रोस की क्या फेमस है? जी। ग्रोस बोले तो जी। उसमें से माइनस करो क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दो नाम है बेटा, एक डेप्रिसिएशन, एक कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वैसे 4 नाम पढ़े थे थ्योरी में हमने, तो वैसे 2 नाम चलता है, डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो आता है इक्वल टू नेट। नेट नेट बोले तो एन। तो ग्रोस का जी, नेट का एन। दूसरा पॉइंट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरा लिख लेना आप चाहे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आप पूरा लिखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसका सिंबल ये होता है डीपीएमपी, क्योंकि जैसे जी होता है जी फॉर ग्रोस, ऐसे डीपीएमपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट। आप पूरा लिख लेना, स्पेलिंग सबको आते ही, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से, हाँ जी देखो यहाँ पे, इसमें से अगर मैंने गलती से एनआईटी माइनस कर दिया, गवर्नमेंट को बुला दिया, तो सीधा फैक्ट्री में पहुंच जाओगे मेरी। तो हम बोलते हैं ना फैक्ट्री चीजें सस्ती मिलती हैं, सुने कभी? डायरेक्ट फैक्ट्री से जाओ सस्ती मिलेगी। वो फिर आगे वो बोल देते हैं बिल चाहिए कि बिना बिल के, और वो बिल नहीं चाहिए और सस्ती मिल गई।
वो कहते बिल चाहिए फिर तो कहीं से ले लो। विद बिल बेटा बहुत महंगी हो जाती है चीज, क्योंकि विद बिल में क्या आ गया, नहीं तो क्या, जैसे घर में कोई चीज बन रही है तुम ले जाना, किसी को बताना मत, बस ना मैं बिल काट के दूंगा, तो गवर्नमेंट को ऐसा चलेगा कि मैंने बनाया कोई प्रोडक्ट, तुम बताओगे मैं बताऊंगा नहीं, बिल मैंने काटा नहीं, टैक्स लिया नहीं दिया नहीं गवर्नमेंट को। इसलिए फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट, बिना टैक्स के। तो अगर मैं इसमें एनआईटी माइनस कर दूं, एनआईटी का पूरा नाम लिख देना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका एक फॉर्मूला सबको आई गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आईटी, जिसका एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी भी है, और काफी टैक्स जीएसटी में कवर हो जाते हैं। आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्या गया, एन आई टी इज इक्वल टू डीपी एट एफसी। डीपी डीपी रहेगा। डीपी क्या है, जिसको सिखाने में 4 लाख लगे थे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी, वहां तक पहुंचे थे। अभी तक हम डोमेस्टिक टेरिटरी में बैठे बेटा, अभी सिंगापुर मुझे घूमने नहीं दे रहे, अभी हम कहाँ बैठे, डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब होगा देखना, अब जैसे ही प्रोडक्ट तो एमपी है, अच्छा यहाँ से डी काट भी सकते हो आप, डी यहाँ में चाहिए भी नहीं था, यहाँ डी चाहिए नहीं था, हमें यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट एमपी पे चाहिए था। पी एमपी का मतलब प्रोडक्ट एट एमपी, डोमेस्टिक डोमेस्टिक था बाद में रहा। अब मुझे डोमेस्टिक नहीं चाहिए, बहुत हो गया डोमेस्टिक डोमेस्टिक, मुझे नेशनल इनकम चाहिए। अब अगर डोमेस्टिक का डी ले लिया जाए, डोमेस्टिक बोले तो डी, इसमें प्लस माइनस, अब यहाँ बेटा हर बच्चा बोल सकता है प्लस माइनस क्या, क्या बोलो, डोमेस्टिक इनकम में क्या प्लस माइनस करे कि नेशनल इनकम आ जाए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या जैसे तूने ये किया फ्रॉम और टू किया, जो हर मेथड में करना पड़ेगा, दोबारा से कहोगे दोबारा सिखा दूंगा, फ्रॉम या टू, ठीक है। तो आंसर आएगा जो हमारा टारगेट है पहुंचना। आज प्रोडक्ट मेथड भी देख लिया और काफी ये सिंपल वाली चीजें देख ली हमने। तो नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एन, डी एन पी एफ सी पी एम पी जी एन, क्या ये दिख रहे हैं आपको दूर से, जी एन पी एम पी एफ सी डी एन। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे 8 फॉर्मूलाज बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे इस क्लास को। अभी परसों ये चैप्टर, परसों ये मैथड खत्म होगा।